नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। चीन के साथ दोबारा नया विवाद खड़ा हो गया है। भारी तनाव दिख रहा है। चीन ने भारत और चीन के बीच जो नियंत्रण रेखा है, दरअसल उसको वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके नजदीक कुछ गंभीर निर्माण शुरू कर दिया है। और वो निर्माण की तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, आप टेलीविजन चैनल्स देख रहे हो, अखबार देख रहे हो, वहां से आ रहा है। उन्होंने वहां एक बड़ी हवाई पट्टी बना ली है, उस पर वहां हवाई जहाज खड़े हुए हैं। यानी एक तरह से वो हमला करने की तैयारी में नजर आ रहा है। सवाल यह है कि चीन वहां क्या कर रहा है जो अब तक उसने पहले नहीं किया है। क्या वजह है वो अचानक इस तरह हमलावर सा हो रहा है? क्या वो कोरोना के संकट का फायदा उठाकर इस वक्त भारत को परेशानी में डालना चाहता है? इस पर बात करने के लिए हमने मशहूर पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत पुराने हैं, मतलब वर्षों पहले वो संपादक रहे हैं इस देश के इस वक्त के सबसे बुजुर्ग पत्रकारों में से एक हैं और बहुत अनुभवी हैं, अर्थशास्त्र के जानकार हैं, भारत चीन संबंध के विशेषज्ञ हैं, प्रेम शंकर झा। प्रेम शंकर झा साहब से बात की मैंने और मेरे मित्र आशुतोष ने। वो बातचीत मैं आपके लिए यहाँ पेश कर रहा हूँ। हमने उनसे सबसे पहला सवाल ये पूछा कि क्या इस बार भारत और चीन के बीच तनाव की खबरें अक्सर आती रहती हैं और खास तौर पे इन इलाकों में, यानी लद्दाख के आसपास, तो क्या इस बार जो ये तनाव है कुछ ज्यादा गंभीर, ये समस्या, ये चिंता कुछ ज्यादा गहरी है? तनाव पहले से गहरा है, माने कि कई दफा हिंदुस्तानी और चीनी सोल्जर्स से एक दूसरे का आमना सामना किए हैं। और उसके बाद विचार करने के बाद उनके जो फ्लैग ऑफिसर्स आते हैं, उसके बाद खत्म हो गया है। इस दफा वो खत्म नहीं हुआ है। और इस असल में शुरुआत में चीनी लोग इसको खत्म नहीं करना चाहते हैं। वो लोग दो तीन जगहों में उन्होंने कई लोग अपने सैनिकों को भेजा है और वहां पे उन्होंने एक तरीके से कब्जा कर लिया है। वो अपने लाइन ऑफ कंट्रोल के अपने ही साइड पे हैं, पर इस तरीके से और एक जगह वो अंदर भी आए हैं, माने हम सोचते हैं हमारे इलाके में, पर वो भी उस पर भी भेद है हम दोनों में। पर वो आके वहां वो जम गए हैं। और ये पहली दफा हुआ है सन 62 के बाद। जी। ये चिंताजनक चीज है, ये मैं कह सकता हूँ। अब इसकी जो रिस्पांस हमारी हुई है, इसमें कोई खास खराबी नहीं है अभी तक, और इसमें कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि जो इनकी सबसे बड़ी चीजें जो चीन के ग्लोबल टाइम्स जिसपे उन्होंने क्या कहा है, माने क्या कहते हैं, डायरेक्शन दिया है कि उन्होंने कहा कि ये चिंताजनक चीजें उनके लिए हैं। ये है कि गलवान नदी पे एक हमारा पोस्ट है, इंडियन पोस्ट, और उस पोस्ट को हम एक सड़क बना रहे हैं एक दूसरी सड़क से, जो कि हम पनगोंग लेक से, पनगोंग झील से लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी एक जगह है, वहां पे के लिए रोड बना रहे हैं। अब जो गलवान का जो सड़क बना रहे हैं उसको देख वो चिढ़ गए हैं और वो आगे आ गए हैं और गलवान को घेर लिया उन्होंने। ये सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी तक आपने कहा कि 1962 के बाद पहली बार इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने कहा है कि जो सेना है उसकी प्रिपेयर्डनेस को और बढ़ाओ और स्केल अप करो। क्या वो भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं और क्या भारत को वो संकेत दे रहे हैं, इशारे कर रहे हैं? और दूसरी बात जो आपने कही है कि ज्यादा चिंता की बात है, तो ऐसा क्यों है कि चीन इस बार बहुत ज्यादा बेलिजरेंट नजर आ रहा है? देखिए, चीन हमारे तरफ ज्यादा बेलिजरेंट नहीं है। इनके जो असल चिंताएं हैं ये हैं यूएसए की तरफ, और हम यूएसए का साथ दे रहे हैं। देखिए, यूएसए ने कहा है कि हम चाइना से साउथ चाइना सी में
आपको 12 मील तक आपका इलाका है, उसके आगे ये फ्री नेविगेशन है। और फ्री नेविगेशन चीन ये नहीं कहती कि आप कमर्शियल नेविगेशन नहीं कर सकते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ आप जब मिलिट्री जब माने वॉरशिप भेजें तो उसके लिए हमें आप पहले इत्तला दे दें। अब उन्होंने कहा कि हम नहीं करने को तैयार हैं, और वो हर साल वो अपने टास्क फोर्स उसमें भेजते हैं, और हम लोग भी उसमें शामिल हो गए थे 2016 में। तो ये 2015 या 16 में वो चीन को बहुत धक्का पड़ा था, क्योंकि हमारे रिश्ते उस वक्त 5 साल तक अच्छे हुए जा रहे थे, बल्कि हम लोग पूरे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के नजदीक आ गए थे 2013-2014 में। उसके बाद मोदी जी के आने के बाद हम लोग फिर से दूर हो गए, क्योंकि मोदी जी अमेरिका की तरफ चले गए। अमेरिका के साथ उन्होंने 2015 में एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन किया, जिसमें उन्होंने साउथ चाइना सी में फ्रीडम के नेविगेशन का पूरा उन्होंने सपोर्ट दिया। तब उन्होंने अपने हमारे वॉरशिप्स भेजे उसमें, चीन को बगैर कहे हुए। तो फिर भी चीन चिढ़ी नहीं, उन्होंने हुआ कि उन्होंने कहा कि अमेरिका हम दोनों के बीच में भेद क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है, हम इस पे हमें उन्होंने कि इनके जाल में आप न फंसिए। जी जी। अब क्या हो गया कि हम वो सोचते हैं कि हम उनके जाल में पूरी तरह से फंस गए हैं। और एक बात और भी उन्होंने ग्लोबल टाइम्स में कहा है, वो कल के पेपर में था। उन्होंने कहा है कि हमें ज्यादा सचेत रहना पड़ेगा हिंदुस्तान की तरफ, क्योंकि इनकी कोरोना वायरस का लॉकडाउन ने इनकी इकोनॉमी को बिल्कुल खराब कर दिया है, बहुत हानि पहुंचाया है, और इनके लोग भूखे मर रहे हैं। और ये नेशनलिस्टिक ड्रम को बीट करके मैंने डिंडोरा बजा के वो कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए हमें ज्यादा सचेत रहना पड़ेगा, उन्होंने ये वार्निंग दिया है। तो इसका मतलब है कि जो पहले जो हम साथ साथ एक के दूसरे निकट आ रहे थे, वो खत्म हो गया है। और ये 6 साल मोदी जी के टाइम में जो हम यूएसए की तरफ चले झुक गए हैं, इससे हुआ है। और इसका नतीजा हुआ है, उन्होंने वो आके कहे कि अब देखिए हम जो हमारा है मानते हैं, हम वहां अपने ट्रुप्स को भेजेंगे, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए, देखिए आपको क्या होता है। सर, जो इसका आपके कहने का मतलब ये कि जो पिछले दिनों हाउडी मोदी पर इतनी हाइप क्रिएट की गई, या अहमदाबाद के अंदर नमस्ते ट्रंप को लेकर हाइप क्रिएट की गई, क्या वो चीन को बहुत बुरी तरीके से अखर रहा है और ये संदेश है कि दरअसल भारत पूरी तरीके से अमेरिका के साथ चला गया है, और इसलिए चीन के साथ हमारे जो पारंपरिक रिश्ते जो ठीक हो रहे थे उसमें दरार का बड़ा कारण ये है? क्या हमने मैसेजिंग गलत की, डिप्लोमेटिक मैसेजिंग गलत की नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी करके? नहीं, वो मैसेजिंग गलत की ही, पर असल सबसे बड़ा इनको जो खतरा है वो साउथ चाइना सी का है। मैं आपको समझाऊंगा क्यों। क्योंकि अब जो लॉ ऑफ द सी में 12 मील माने 20 किलोमीटर का वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव जोन करते हैं, और 200 मील का कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन करते हैं, 200 किलोमीटर। पर आजकल के जहाजों में टोमाहॉक मिसाइल्स हैं। टोमाहॉक मिसाइल जो यूएसए का है, उसका रेंज है 1100 किलोमीटर जी, 1100 किलोमीटर। और एक सबमरीन 155 होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर में शायद 1000 होंगे, और उनके और 200 के उनके 50-60 उनके फाइटर प्लेन्स भी हैं उसमें, और उनमें भी मिसाइल्स हैं। अब यूएसए ने चाइना को 400 मिलिट्री इंस्टॉलेशन से घेर रखा है। 400 आपके ओकिनावा अलोन में, जो बिल्कुल शंघाई के सामने है, वहां पे 31 मिलिट्री इंस्टॉलेशन, सब मिसाइल बेसेस हैं। तो इनका जो फिक्र है कि अभी साउथ चाइना सी 12 मील का कुछ मतलब ही नहीं रहा। टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि हमें अपने सिक्योरिटी जोन को बढ़ाना पड़ेगा। ये उन्होंने पारस्परिक मुल्कों को समझा दिया है, वो चुपचाप हैं, यूएसए से उससे झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं, पर कुछ उनको सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। यूएसए जापान अपनी टास्क फोर्स वहां भेजती रहती है, हम भी उसमें शामिल हो गए। सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम हुआ था, इससे उनको बहुत सबसे ज्यादा झटका लगा। अब इसके बाद हाउडी मोदी और ये सब इसके ऊपर आया है, ये छोटी छोटी बातें हैं।
पर आजकल एक और चीज हुआ है, हम लोगों ने कहा है कि चाइना यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, चाइना से हम लोग चीज सब खरीदेंगे नहीं, उनके जो WTO के अंदर जो चीजें नहीं है उससे बाहर चले गए हैं, और हम इसको सेल्फ रिलायंस के बारे बात कर रहे हैं। इसको देख उन्होंने कहा है कि शी जिनपिंग ने ऑब्वियसली उनसे आया है, ये बातें ऊपर से ही आई हैं कि अब हिंदुस्तान पर हम लोग भरोसा नहीं दे सकते हैं, दोस्ती छोड़िए न्यूट्रलिटी का भी मौका नहीं रख सकते हैं। इसीलिए हमें अब अपने जो लाइन इन पे हमें बहुत सख्ती से रहना पड़ेगा। और ये उन्होंने ग्लोबल टाइम में कल भी निकला था, परसों भी निकला था। जी जी आलोक। तो झा साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि चीन को लग रहा है कि भारत दोस्ती तो छोड़िए न्यूट्रलिटी भी रखने में सक्षम नहीं है, उनकी तरफ से उनको ये ऐसी आशंका है। लेकिन हमने इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शी जिनपिंग को भी तो झूला झूलते हुए देखा। वो भारत आए और ऐसा जोरदार स्वागत हुआ कि पूछिए मत। और मोदी जी चाइना गए, वहां उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। इसका कोई असर नहीं होता हमारी आपकी, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कोई उसका असर सीधे नहीं होगा। मैं आशुतोष से क्या बात कर रहा हूं, आप इससे नाराज हो जाएंगे? नहीं, देखिए, जो आप कह रहे हैं ना 2014 के बारे में कि वो वहाँ वो अहमदाबाद गए और इनकी बहुत स्वागत हुई, ये सब तमाशा है। शी जिनपिंग तमाशा के लिए नहीं आए थे, बहुत बड़े लीडर हैं, उनके यहाँ बहुत अंदर की सब समस्याएं हैं। वो खास करके आए थे क्योंकि 2013 में ली केचांग यहाँ आए हुए थे, इनके प्राइम मिनिस्टर, और वो काफी दिन रहे। उस वक्त भी ये दौलत बेग ओली पे ही एक दंगा हो गया था, पर हम लोगों ने उसको संभाल लिया। इस शी जिनपिंग के आने के बाद हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो गए थे, और असल में एक एग्रीमेंट सा पहुंच गए पे हम लोग पहुंच गए थे कि हम लोग स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन करेंगे थ्रू ब्रिक्स, ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और के जरिए, और हम लोग अपने जो बॉर्डर इश्यूज हैं उनको हम हिस्ट्री में छोड़ देंगे, माने कि अब इसको रहने देंगे। आप प्रिसाइज बॉर्डर को बनाने का कोई काम न कीजिए, ये यूरोपियन आइडिया है। हमें हिमालय में कोई वहां न जाता है, कोई न वहां रहता है, कोई रह नहीं सकता है। 15,000 18,000 फुट पे वो इलाका है पूरा, तो इसको बस छोड़ ही दे हम लोग। ये उनका आइडिया था। मोदी जी पर नहीं पढ़े। मोदी जी उनके जाने के 4 दिन बाद यूएस गए और जाके जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन का उन्होंने ओबामा से बात कर लिया, और 4 महीने बाद उस जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया, जिसमें एक ही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, वो है दैट वी आर कमिटेड टू मेंटेनिंग द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द साउथ चाइना सी। तो आप कह रहे हैं कि भारत को ये चीन को ये चिंता है कि भारत इस बात पर राजी हो गया कि साउथ चाइना सी में अमेरिका फ्री नेविगेशन कर सकता है। दूसरी तरफ आपने अभी आपने बताया कि अब मिसाइल ऐसी हैं जो 1200 किलोमीटर दूर से मार कर सकती हैं। फिर अमेरिका को इतना नजदीक आने की जरूरत क्या है? और चीन अगर कहता है कि हिमालय के इलाके में क्या फर्क पड़ता है, वहां हमें बॉर्डर की चिंता नहीं करनी चाहिए, तो वहां आकर वो जो एयर स्ट्रिप बना रहा है, वहां इंस्टॉलेशंस बना रहा है, क्या वो पक्के तौर पर छेड़ने के लिए बना रहा है, परेशान करने के लिए, कि अगर नहीं सुधरोगे तो हम तुम्हारे साथ ये कर सकते हैं? नहीं, असल में दोनों साइड में, अपने जो बॉर्डर के दोनों तरफ में हम लोग कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव किए जा रहे हैं। हमारी भी सड़कें बनी हैं, हम लोगों ने 31 सड़कें बना ली हैं, और 11 और इस साल के अंत तक तैयार हो जाएंगी। सबसे लंबा, सबसे स्ट्रेटेजिक सड़क जो है, स्ट्रेटेजिक भी नहीं है असल में, सबसे सुविधाजनक जो सड़क है वो है पैंगोंग लेक से लेके दौलत बेग ओल्डी तक। अब दौलत बेग ओल्डी तक ये दौलत बेग ओल्डी जो है, ये चीन को बहुत बहुत चुभता है, क्योंकि ये काराकोरम रेंज के बहुत बाहर है और उसी वादी में है जहां की चीन कहती है कि आपने 1923 में कई अंग्रेजों के मैप को लेके आप कहते हैं कि आप हमारा इलाका है अक्साई चीन में, तो अक्साई चीन के अंदर घुसा हुआ है दौलत बेग ओल्डी। अब वहां से हम लोग इनके जो रोड जो है तिब्बत जा रहे हैं, दूर है, काफी वहां से दूर है, पर उसके लिए एक सेलिएंट पॉइंट हो जाता है।
फिर भी उससे कुछ ज्यादा हुआ नहीं, वो है, हम भी हैं। हम लोगों ने सड़क बना लिया, हम लोगों ने आधे किलोमीटर का ब्रिज शायद नदी के ऊपर बना लिया हम लोगों ने, और जी वहां पे भी अच्छा अच्छा सड़क बना लिया। इससे भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि चीन तरफ कर रही है। अब चीन के सड़क इतने अच्छे हो गए हैं, उनको फुट पेट्रोलिंग करने का काम ही नहीं पड़ता है, उनके पूरे पेट्रोल ट्रक जाते हैं और वो बहुत तेजी से एक जगह से दूसरे जगह पहुंच सकते हैं। उन्होंने भी वहां पे एयरफील्ड बनाए हैं, हमने भी बनाए हैं। हमारे फॉरवर्ड एयरफील्ड एयर बेसिस हैं और लैंडिंग ग्राउंड है, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, जहाँ के हेलीकॉप्टर से हम लोग सामान भेजते हैं। चीन को इससे कोई खतरा नहीं है, वो अच्छी तरह जानते हैं कोई खतरा नहीं है। पर इस दिखाने के लिए कि हम आपसे नाराज हैं, भी हमें फिर से बात करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, ये बहुत जी अच्छी जगह है उनके लिए। ये हमें नाराजगी दिखा रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि देखिए हम आप पर भरोसा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री जी एक तो हमारे पूरी जो 1994 से जो हम लोग रिश्ते बना रहे थे, जो 2014 में कल्मिनेट होने वाला था, उसको आपने उल्टा दिया। उसके 4 दिन बाद आप सर, अमेरिका के साथ साइन 3 डिफेंस एग्रीमेंट्स हम लोगों ने साइन किए हैं अमेरिका के साथ, जी जी इसी जो विजन डॉक्यूमेंट के सर। अलावा। सर, मेरा मेरा सवाल आपसे ये है कि जो इस वक्त के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये चीन के एक्सपर्ट माने जाते हैं, चीन के अंदर ये एम्बेसडर रह के आ चुके हैं, तो क्या ये सरकार को समझाने में कामयाब नहीं रहे कि जो चीजें इस वक्त हम कर रहे हैं वो भारत के विदेश नीति के खिलाफ होगा, भारत चीन के रिश्तों को बिगाड़ेगा? पहला पॉइंट ये है। दूसरा मेरा सवाल है कि इसकी हद क्या है? चाइना अगर नाराज है तो किस हद तक जाएगा वो? क्या वो 62 की तरीके से जाएगा या थोड़े बहुत स्कर्मिशेस होंगे और मामला फिर टेबल पे आ जाएगी बातचीत के? ये बिल्कुल 1962 जैसा हो रहा है। पहले तो जयशंकर जी के बारे में बात करें हम लोग, वो बहुत जी अच्छे एम्बेसडर थे, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत काबिल आदमी है। पर इस सरकार में सिर्फ मोदी जी की चलती है। वो जो जी चाहते वो कहना चाहते हैं कह देते हैं, करना चाहते हैं कर देते हैं। आपने लॉकडाउन में देखा, उसके पहले आपने जीएसटी में देखा, उसके पहले आपने डिमोनेटाइजेशन में देखा। जो इनके जो एडवाइजर्स हैं, इनकी बात बगैर सुने हुए पहले वो डिसीजन कहते हैं ले लेते हैं। वो पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे लेते हैं डिसीजन और वो अनाउंस कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं अब भैया सब मामला संभालो। तो जयशंकर जी का काम हो गया मामला संभालना। और जी अगर आप देख रहे हैं तो जो भी लड़ाकू मीडिया में स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो फॉरेन ऑफिस से नहीं आ रहे हैं। फॉरेन ऑफिस से एक भी नहीं आया है, और जी बल्कि लड़ाकू से आर्मी से भी नहीं आया है, किसी से नहीं आया है, तो सिर्फ मीडिया में जा रहा है। तो और हम लोग सोचते हैं कि हम चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट है। उनका जो फिगर जो मैंने आपको दिखाया कि 400 मिलिट्री बेसिस, हजारों मिसाइल, 3 पैसिफिक फ्लीट्स अमेरिकन के ये हैं, और उनके टॉमाहॉक मिसाइल्स। ये मैं आपको एक बात बताता हूँ आशुतोष, जी अगर जी अमेरिका चाहे तो एक रात में, जैसे उन्होंने लिबिया में किया था ना, एक रात में उन्होंने पूरा गद्दाफी के पूरे खत्म कर दिए थे। वो एक शाम को, एक रात में पूरे चाइना के शंघाई और ग्वांगजो एरिया में जो इंडस्ट्रियल एरिया, बिल्कुल उसको बर्बाद कर सकते हैं, कर सकते हैं। और ये चीन जानती है, और चीन का एक ही इसका रिप्लाई होगा, वो होगा न्यूक्लियर मिसाइल्स ऑफ द यूएसए। और इस कन्फ्रंटेशन को रोकने के लिए चीन क्या कर रही है कि हमें ज्यादा जगह चाहिए, क्योंकि अगर हम, इसीलिए फायरिंग क्रॉस साउथ चाइना सी के बीच में उन्होंने एक टापू बना दिया, वहां लैंडिंग 10,000 मीटर का हो गया है। हाँ, और घर भी बना लिए वहां पे। वो कहते हैं ये हमारा इलाका है, यहाँ वो मिलिट्री बेस जी भी जी बन गया है। तो वो चाहते हैं कि हमें इनको प्रीएम्प्ट करने के लिए दूर दूर में अटैक कर रहे हैं, जहां से कि वहां ये टॉमहॉक मिसाइल नहीं पाए, रेंज के बाहर। बिल्कुल। तो ये एक बात है। एक सवाल इससे उठता है जहाँ साहब, जो बात आपने कही कि अमेरिका चीन चाहता है कि दूर से दूर रहें, दूसरी तरफ हम चीन को देख रहे हैं कि वो भी तो अपने पैर फैलाता जा रहा है। वो मालदीव्स पहुंच गया है, उसने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को बना दिया है, और बाकी अफ्रीका में तमाम जमीन खरीद ली। ऐसा एक तरफ से ये समझने सोचने वालों की गिनती कम नहीं है
जो मान रहे हैं कि चीन भी पूरी दुनिया में पैर फैला रहा है, और वो पर हमको उससे बड़ा खतरा है कि हमारे चारों तरफ से उसने हमको घेर लिया है। देखिए, वो हमारी 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 हम ये महसूस करते हैं चीन की आंखों से देखिए, क्योंकि मेरे पिताजी डिप्लोमेट थे, वो कहते थे कि अगर आप कहीं कहीं राजदूत हैं तो आपका काम है उस मुल्क को समझ के अपने फॉरेन ऑफिस में उनके आइडियाज को पहुंचाना, जिससे कि हम लोग करेक्ट डिसीजन ले पाए। वही मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी करने का। देखिए, चीन की आंखों से आप इसको देखिए, क्या 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 वो उन पर इनका जो पूरी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है ना, वो हो रही है ट्रेड पे। जी ट्रेड यूएसए में पूरे कंजम्पशन गुड्स का जो 72% कंजम्पशन होता है वो एक मुल्क से आता है, वो चीन से आता है। हम लोग थोड़ा बहुत चुल्लू भर कुछ मैंने कुछ स्वेटर दे दिए, कुछ हाई सिल्क दे, ये सब चीजें कर रहे हैं, बाकी कुछ हमसे कुछ नहीं जा रहा है वहां। सब 72% जी अब पूरी अमेरिकन कंजम्पशन गुड्स, इंपोर्टेड कंजम्पशन गुड्स यहाँ से आ रहे हैं, चीन से आ रहे हैं। अगर वो उनका ट्रेड टूट गया तो चीन खत्म जाएगी। जी सेम विद यूरोप। हाँ, चीन एक नए तरीके का पावर है। इट्स अ पावर बेस्ड ऑन ट्रेड, नॉट ऑन मिलिट्री माइट और इंडस्ट्रियल माइट। ये इस चीज को हमें याद रखना है। ये बहुत अलग तरीके की पावर है, अलग हेगेमनी है। ये जो चाइना हेगेमनी चाहती है, वो चाहती है पीसफुल हेगेमनी। अच्छा, और ये जो इन्वेस्टमेंट ये जो कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं क्योंकि इनका कैपिटल बहुत बढ़ा जा रहा है, इसको कहीं उनको लगाना है, और जहां भी लगेगा वहां उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा ही। जी जी पर इन्फ्लुएंस बढ़ना पीसफुल पावर का एक चीज है, इन्फ्लुएंस बढ़ना जैसे कि वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में अपना ये जमाया, मिलिट्री मनी पैसे लाके सोल्जर्स को रिक्रूट करके नए टेक्नोलॉजीज, मिलिट्री टेक्नोलॉजी लाके हम लोगों को कब्जा कर लिया, गुलाम बना लिया, और तब उसके बाद हमसे नोच नोच के हमें गरीब बना दिया। वो तो चीन नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर हम गरीब बन जाएं, अगर जो भी मुल्कों से ये लोग ट्रेड कर रहे हैं वो अगर गरीब बन जाए तो चीन का ट्रेड बंद हो जाएगा। जी जी श्रीनाथ राघवन ने ये बात लिखी है अपनी किताबों में कि देखिए, चाइना सबसे पूरी दुनिया में हाईएस्ट स्टेक्स इन पीस चाइना की है, हाईएस्ट, क्योंकि जी उसी जी पीस से वो इतने ताकतवर बने हैं। जी, लेकिन ये झा हमें साहब, मैं एक चीज समझना है। पूछूंगा, क्या आप चीन को कुछ ज्यादा उदारता के साथ नहीं देख रहे हैं? आपने कहा कि एक डिप्लोमेट के तौर पे ये देखना चाहिए, लेकिन मुझे भी एक पत्रकार के तौर पे वो सवाल उठाने चाहिए जो किसी बहुत ही शक्की मिजाज इंसान के सवाल मन में आते हैं। तो हम बेशक लोग जो देखते हैं कि 1962 की लड़ाई के पहले भी भारत हिंदी चीनी भाई भाई का नारा था, बहुत प्रेम संबंध दिख रहे थे, और अचानक लड़ाई हो गई। तो दोबारा जब भी चीन के साथ संबंध सुधरने की बात होती है तो भारत में एक बड़ी लॉबी है जो कहती है कि ये भरोसे के लायक लोग नहीं। देखिए आलोक जी, 1962 के बारे में हमें जो झूठ बोला गया है 50 साल तक, 60 साल तक, इसका मैं कुछ आपको वर्णन नहीं दे सकता हूं। मैंने 4000 का मैं आर्टिकल लिखा था। जी किस हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट के बेसिस पे, जिसके असल लेखक थे उस वक्त ब्रिगेडियर या कर्नल थे प्रेम भगत, जी जो कि हमारे हिंदुस्तान के सिर्फ 3 ऑफिसर विक्टोरिया क्रॉस मेंबर होल्डर्स में से एक थे। और उस रिपोर्ट में ये पूरी इसका वर्णन है ये कैसे हुआ। क्योंकि देखिए, चीन तो बेसिक गलती उनकी थी कि उन्होंने अक्साई चीन में एक सड़क बना दी, हमें कुछ बोले बगैर बोले हुए। वो जानते थे कि हमारे मैप्स ऐसे हैं, बने हुए हैं, सब कुछ जानते थे, तो क्यों बोला क्यों नहीं? 5 साल तक चुपचाप से रोड बनाते गए। उसके बाद नेहरू जी के हाथ बंध गए। ये तो हिंदी चीनी भाई भाई के बारे बात कर रहे थे, वहां उन्होंने सड़क बना दी हमारे जमीन, हमारे टेरिटरी में। तो गलती सबसे बड़ी उनकी, इनिशियल गलती उनकी थी। अब उसके आगे बात देखें तो वो इसको आगे हिंदुस्तान के खिलाफ बढ़ाना नहीं चाहते थे। और आजकल उनको हिंदुस्तान से लाभ बहुत हो सकता है। उनको
हिंदुस्तान हानि पहुंचा इसलिए, पर लाभ बहुत हो सकता है, क्योंकि जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव में 6 मुल्क हैं जहाँ के वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनकी कंबाइंड जीडीपी हमारी जीडीपी से कम है। वो यहाँ पे $1 ट्रिलियन उन्होंने कहा था इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो बेल्ट रोड, अच्छा अगर इन्वेस्ट करने से इन्फ्लुएंस बढ़ती है, पर हमारे मुल्क में आप समझते हैं कि पैसे से आपको इन्फ्लुएंस होगा? इन्वेस्ट असल में कैपिटलिज्म पे जो कई लेखक लिखे हैं, एरिक हॉबसबॉम ने लिखा है, फर्नोन प्रोदेल ने लिखा है कि जब पूंजी इन्वेस्ट कर दी जाती है उसके बाद उसका पॉलिटिकल पावर रहता नहीं है। कहते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल हैज नो पॉलिटिकल पावर, ओनली फाइनेंस कैपिटल हैज पॉलिटिकल पावर। जब कैपिटल पूंजीपति है तो आप पैसे यहाँ देके वहां देके आप लोगों को खरीद सकते हैं, आप अपना 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 क्या कहते हैं पावर जमा सकते हैं। एक बार आपने बनाया तो उसी के मुल्क में रहेगा। अगर वो कहे कि आपको पैसे नहीं देंगे तो क्या कीजिएगा? सर क्या कर सकते हैं? सर आपने जो बात की उससे मैं ये समझ रहा हूँ कि तनाव जरूर सीमा पर रहेगा, लेकिन वो मिलिट्री किसी एस्केलेशन में नहीं कन्वर्ट होगा, मतलब किसी तरीके का जो सैनिक जो टकराव है उसमें नहीं कन्वर्ट होगा, या 62 जैसी पैदा नहीं होगी। 62 पैदा हो सकती है, क्योंकि 62 को भी हमें समझना है। इसका मतलब ये कि चीन भारत पे हमला कर सकता है या चीन भारत के बीच में युद्ध हो सकता है? देखिए क्या 62 में हुआ क्या, ये हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट में है, वो डाउनलोड भी आप कर सकते हैं कहीं कहीं। अभी हम लोगों ने कोशिश किया उसको पूरे इंटरनेट से बर्बाद निकाल देने का, कई लोगों ने डाउनलोड कर लिया था, मैंने भी डाउनलोड किया था उसी वक्त जबकि वो डेविड मैक्सवेल ने उसको मैंने अपलोड किया था, उस वक्त उसी वक्त डाउनलोड कर दिया था मैंने। अच्छा, हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा था कि हमने एक फॉरवर्ड पॉलिसी शुरू किया सन 60 में जी, हाँ 59-60 में। उसके पहले ये कुछ मैकमahon लाइन अप्रोक्सीमेट था, उसमें कुछ हो नहीं रहा था। अक्साई चिन्ह में एक था, दोनों तरफ से हम लोग कहते थे हमारी जमीन है, और वो लोग अपने बना रहे थे आउटपोस्ट, बंकर्स, वो सब कर रहे थे, चल रहा था। पर एक अंडरस्टैंडिंग था कि ये 2 लाइन के पर अंडरस्टैंडिंग था। ये फॉरवर्ड पॉलिसी जब शुरू हुआ उसमें हम लोगों ने ईस्ट में मैकमahon लाइन में हम लोगों ने अपने पोस्ट आगे बढ़ाने लगे, और एक जगह हम ढोला पोस्ट पे उनके जो वो सोचते थे उनका इलाका था, वहां जाके हमने कब्जा कर लिया और वहां से नहीं निकल थे, वहां से लड़ाई शुरू हुई। अब उन्होंने हमें वहां से भगा दिया, माफ कीजिए ये शब्द के लिए, मैं उस वक्त 20 साल का था, मुझे इतना बुरा लगा मैं नहीं कर सकता हूँ। आई एम उतना ही मैं पेट्रियट हूँ जो कि जैसे और लोग हैं। मुझे याद में रात भर नींद नहीं हुई थी उस रात को जब मैंने सुना कि हमारी पराजय इतनी बुरी हुई है। और पर इसका कारण था कि हम लोगों ने थोड़े से फोर्सेस को कहा कि आप चीनियों पे हमला कर दीजिए, ठागला रिज पे, इनको वहां से हटा दीजिए। तो उन्होंने वहां पर तो रोक ही दिया, तब आके हमें सबक सिखाया। करने के बाद वो लौट गए। अब हम लोगों ने कहा कि लौट गए क्योंकि अगर जब बर्फ गिरता तो ये लोग फंस जाते, पर लौटने के बाद उन्होंने तवांग भी हमें लौटा दिया। तवांग 1951 में तिब्बत से लिया था ना, वो उसके पहले पार्ट ऑफ इंडिया नहीं था वो। और अब तवांग को उन्होंने कैप्चर करके फिर लौटा दिया, उन्हें वेकेट कर दिया। वो सिग्नल हम लोग देखे नहीं, वो देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो देखने से तब पंडित नेहरू की बहुत बड़ी गलतियां, कृष्णा मेनन की बहुत बड़ी गलतियां हमारे पूरे जनता के सामने साफ साफ दिखाई पड़ने लगती। और हम झूठ बोल बोल के वो हेंडरसन ब्रुक रिपोर्ट, अगर हम ये देखिए हमारे सबसे नामी सोल्जर, सबसे पेट्रियोटिक सोल्जर जो अपने जान को खेल के विक्टोरिया क्रॉस लिए है, अगर उन्होंने लिखा था इसको तो उसको आप हिंदुस्तानियों को पढ़ने क्यों नहीं देते हैं? पढ़ के अपने आप डिसाइड कीजिए। सर यही तो हमारे इस देश की त्रासदी है कि हम बहुत सारी चीजें जो देश को जाननी चाहिए वो शायद नहीं जान पाते। अगर थोड़ा सा हम आर्थिक जो इकोनॉमिक पैकेज आया उसके बारे में करने, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल खत्म हो रहा है, हमारे पास बमुश्किलन 3 मिनट का समय है। मैं आपसे बहुत टिप्पणी चाहता हूँ। टिप्पणी इतनी कि जो पैकेज दिया गया सरकार की तरफ से इस वक्त, क्या वो काफी लगता है आपको? ये कुछ नहीं है, ये तो सर्कस है। क्योंकि इन्होंने 20 लाख करोड़ तो कहते हैं कि हाँ दिया है, कैसे दिया है? आप पहले ऋण लीजिए,
ऋण ऋण की तरफ से उन्होंने दिया है, तो जो जो ऋण लेगा, जो लोन लेगा, उसको तो फिर लोन लौटाना पड़ेगा ना। उसको लौटाने के लिए जो भी उत्पादन होगा उसको बेचना है। आजकल आपने सबसे लॉकडाउन करके सबकी परचेसिंग पावर खत्म कर दी, और आप वो उसको परचेसिंग पावर फिर से देना नहीं चाहते हैं। आप जो लोग कहते हैं कि आप सबको 7,000 रुपए दीजिए, या लघु उद्योग को फ्री इंटरेस्ट लोन्स दीजिए और ये सब कीजिए, ये जो कहते हैं, ये कहते हैं क्योंकि इससे फिर परचेसिंग पावर बढ़ेगा, तब उसके बाद उत्पादन शुरू होगा। आपने देखा होगा अभी जो आरबीआई ने दो दफा उन्होंने इंटरेस्ट रेट लोअर किया है, कहा कि आप लोन लीजिए, 1 करोड़ किसी ने लोन नहीं लिया है। और ये पहले इस पे क्या कहते हैं, 3 महीनों में, अप्रैल मई जून का अभी फोरकास्ट हुआ है कि जीडीपी 47% गिरेगी। जी नहीं, लेकिन ये जहाँ साहब यहाँ पे बताएं कि आप कह रहे हैं 1 करोड़ किसी ने लोन नहीं लिया है, इस परिस्थिति में कौन लोन लेगा? जब आदमी के सर पे सामने भविष्य नहीं दिख रहा, उसको निश्चित नहीं हो, तो वो ऐसे में कैसे लोन लेगा? और प्रश्न लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है सर कि क्या लॉकडाउन को खत्म कर देना चाहिए? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से तो बहुत सारी एक्टिविटी रुकी हुई है। क्या लॉकडाउन लगाना ही नहीं चाहिए था? लॉकडाउन को इस तरीके से लगाना ही नहीं चाहिए था। जब पहले और लोगों को देखना चाहिए था। उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने ये देख लिया कि हम लॉकडाउन करेंगे तो इससे इकोनॉमी पे कोई कम से कम झटका पड़ना चाहिए, और उसके लिए और मुल्कों में सबकी आमदनी को बचा के लॉकडाउन किया गया। यहाँ पर आमदनी को तोड़ के खत्म करके लॉकडाउन किया गया। ये फर्क है हम में और पूरी दुनिया में। लेकिन आज क्या कोई रास्ता दिख रहा है? लॉकडाउन कैसे खत्म, कोई एग्जिट स्ट्रेटजी दिख रही है? अचानक खत्म कर दिया जाए, एक्टिविटी शुरू हो जाए? तो है, अगर वो करने की तो स्ट्रेटजी अगर वो करना चाहते हैं तो बहुत है और आसान है। पहले दिन से कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं, उसका बहुत ही फायदा होगा। 100% नहीं होगा जैसे पहले दिन करने से होता, पर फिर भी हम लोग बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। मैं बताऊं, सब उद्योगों में, एयरलाइन से लेके छोटे से छोटे उद्योगों को, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, जो कि जब आप काम नहीं भी कर रहे हैं फिर भी आपको पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑफ डेट, रीपेमेंट ऑफ डेट, मेंटेनेंस चार्जेस, ये 3 चीजें आप उनको दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट एज पार्ट ऑफ इंक्रीज इन परचेसिंग पावर। और जो वर्कर्स हैं उनको आप 70% कम से कम जो उनको वेतन मिल रहा था वो आप कंटिन्यू कीजिए देना। अब आप कहेंगे कि 16 करोड़ तो हमारे इंडस्ट्रियल अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर कैसे देंगे? तरीका आसान था, इनके एम्प्लॉयर्स को कहिए। और एम्प्लॉयर्स आप जानते हैं कि 7 करोड़ एम्प्लॉयर्स हैं हिंदुस्तान में, 6 या 7 करोड़ लघु उद्योग को मिला के। उनको कहना था कि देखिए, हम आपके फिक्स्ड कॉस्ट को मीट करेंगे और हम आपके थ्रू आपके एम्प्लॉयज वर्कर्स को ये पैसे देंगे, पर आप ठीक इसके आंकड़े दीजिए, नहीं तो हम आपके पैसा ले लेंगे। ये अगर कह के अभी भी कर सकते हैं, आपको ये कि हम आपके फिक्स्ड कॉस्ट पूरा मीट करेंगे। और मैंने कैलकुलेट किया है, आप दोनों अगर करेंगे फिर भी आपको ये 20 लाख छोड़िए, 10-12 लाख में पूरा काम हो जाएगा। आपने सुना प्रेम शंकर झा साहब का कहना है कि 20 लाख करोड़ नहीं, 10-12 लाख करोड़ रुपए में ही काम चल सकता था, लेकिन उसको देने का तरीका ऐसा नहीं होगा जैसा तरीका इस सरकार ने आजमाया है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार में बैठे लोग प्रेम शंकर झा जैसे वरिष्ठ विशेषज्ञों की राय सुनने को तैयार हैं? इस सवाल का जवाब हमें भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, लेकिन आपसे एक आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं करें। और अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में घंटी भी बजा देंगे तो आपको खबर मिलेगी जब कभी नया वीडियो आएगा या जब कभी मैं लाइव आऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।